गोलमेज सम्मेलन। हमारा पहला व्याख्यान था साउथ बरो समिति, दूसरा व्याख्यान था साइमन कमीशन। अब हम आज गोलमेज परिषद की बात करने वाले हैं। पददलितों के मुक्ति के संघर्ष में, या यूं कहिए कि पददलितों को पॉलिटिकल सेफगार्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज प्राप्त हो, इसके संघर्ष में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन की अहम भूमिका रही है। इसको इस संघर्ष में मील का पत्थर भी कहा जा सकता है। संघर्ष में यह मील का पत्थर है। उसी प्रकाश माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का भारत के संविधान के निर्माता बनने तक का जो सफ़र है, उस सफ़र में भी यह मील का पत्थर है, यह माइलस्टोन है, गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसी गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं हम सारे ही अल्पसंख्यक एक जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं। वो जहाज़ में श्रेणियां हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास। हमारा कोई क्लास ही नहीं है, हमारा कोई क्लास ही नहीं है। हम सबके पैरों के नीचे हैं, सबके पैरों के नीचे। यदि इस प्रकार की स्थिति में यदि औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाता है तो यह स्वराज में रूढ़िवादी हिंदुओं का बहुमत होगा। सिर्फ हिंदुओं का नहीं, ट्रेडिशनल हिंदुओं का बहुमत होगा। और फिर वह हर बात में धर्म का आधार लेंगे। मुसलमानों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, उनका धर्म बताएगा। सिखों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनका धर्म बताएगा। और पददलितों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, धर्म बताएगा, वर्ण बताएगा, जात बताएगी। और हम अछूत के अछूत रह जाएंगे, हम पददलित के पददलित रह जाएंगे। और इसीलिए इस प्रकार का सीमित मताधिकार के आधार पर निर्वाचित औपनिवेशिक स्वराज के हम विरोधी हैं। यदि देना ही है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज चाहिए। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, सिर्फ गारंटीज नहीं, सिर्फ सरकार की गारंटीज नहीं, वैधानिक गारंटीज नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक गारंटीज चाहिए। और जब हमें संवैधानिक गारंटी मिलेगी तभी हम इस प्रकार के स्वराज की बात को सोचेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के तहत हमें विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासन में, विधायिका, कार्यपालिका और सार्वजनिक सेवाओं में हमें प्रतिनिधित्व चाहिए। विधायिका मतलब विधानमंडल में प्रतिनिधित्व चाहिए, कार्यपालिका मतलब मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व चाहिए, और प्रशासन में प्रतिनिधित्व मतलब सरकारी सेवाओं में हमें प्रतिनिधित्व चाहिए। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के चलते चाहिए। क्यों, आगे बोलते हैं माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। क्यों? यदि ऐसा नहीं है तो क्या होगा? समझो आपने दे दिए हक। भारत में हम लोग भुगत रहे हैं, हिंदू समाज में हम लोग भुगत रहे हैं। आपका कानून है, देश में कानून का राज है, परंतु आपका कानून सामाजिक कुरीतियों पर प्रभावी नहीं है। यदि बहुसंख्यक हिंदुओं ने बहिष्कार का शस्त्र हम पर चलाया तो बहिष्कार का शस्त्र हिंदुओं का सबसे प्रिय और सबसे खतरनाक शस्त्र है। यदि बहिष्कार कर दे तो हम सारे ही जगह पर अल्पसंख्यक होने की वजह से कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे रास्ते बंद किए जा सकते हैं, हमारा रोजगार छीना जा सकता है, पानी नहीं भरने दिया जा सकता है। यूँ इतना ही नहीं, हमारे पालतू पशुओं को चरागाह जाने की भी अनुमति नहीं होगी। इस प्रकार के बहिष्कार के हम भुक्तभोगी हैं, हर दिन भुगतते हैं। फिर से हमें उस स्थिति में मत भेजिए। और इसीलिए हमें
कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज चाहिए, हमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व चाहिए। माननीय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर कहते हैं, बार बार कहते हैं, हमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व चाहिए। कैसे मिलेगा? उसके लिए वयस्क मताधिकार चाहिए। साउथबरो समिति, साइमन कमीशन, अब गोलमेज परिषद, वयस्क मतदार। साइमन कमीशन में माननीय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने वयस्क मताधिकार केवल पददलित वर्गों के लिए नहीं मांगा, अनुसूचित जनजातियों के लिए मांगा, पर्वतीय जनजातियों के लिए मांगा, क्रिमिनल ट्राइब्स के लिए मांगा, जराइम पेशा जातियों के लिए मांगा और महिलाओं के लिए भी मांगा। गोलमेज परिषद में माननीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उसी की बात करते हैं और बोलते हैं, फिर से एक बार साइमन कमीशन रिपीट हो रहा है, बोलते हैं कि यदि वयस्क मताधिकार स्वीकार किया जाता है तो हमें जॉइंट इलेक्टोरेट्स प्लस रिजर्व सीट्स चाहिए। जॉइंट इलेक्टोरेट्स प्लस रिजर्व सीट चाहिए, मतलब संयुक्त मतदार संघ और आरक्षित स्थान चाहिए। यदि वयस्क मताधिकार स्वीकृत नहीं होता और मताधिकार को सीमित ही रखा जाता है, मताधिकार को सीमित ही रखा जाता है, तब हमें चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स। कंडीशनल है। यदि वयस्क मताधिकार स्वीकृत किया जाता है तो संयुक्त मतदार संघ और आरक्षित स्थान चलेगा, नहीं तो हमें चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स। याद कीजिए पिछला भाषण साइमन कमीशन का, और बड़े फॉर्मली बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं, वी डिमांड ए कंप्लीट पार्टीशन बिटवीन आवरसेल्व्स एंड हिंदूज। वी आर नॉट ए पार्ट ऑफ द हिंदूज, वी आर पार्ट अपार्ट, वी आर नॉट ए पार्ट ऑफ द होल। और इसीलिए वी डिमांड इट कि गवर्नमेंट ने इसको मानना चाहिए, ब्रिटिश सरकार ने इसको मानना चाहिए कि वी आर नॉट ए पार्ट ऑफ द होल, वी आर पार्ट अपार्ट, और हमें पॉलिटिकल माइनॉरिटी घोषित करना चाहिए। और अन्य माइनॉरिटीज़ को जो अधिक पॉलिटिकल सेफगार्ड्स दिए जा रहे हैं, अन्य माइनॉरिटीज़ को जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिए जा रहे हैं, वो हमको भी मिले। सेल्फ गवर्नमेंट, स्वयं शासित भारत के भावी संविधान में पददलित वर्गों को कौन सी गारंटी चाहिए? यदि कल औपनिवेशिक स्वराज आता है और लिमिटेड फ्रेंचाइज होता है तो हमें कौन सी गारंटी चाहिए? पहली गारंटी तो चाहिए समान नागरिकता की। नागरिकता के संबंध में हमारे साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, हमें जो नागरिक अधिकार प्राप्त होंगे उसके उपभोग की पूर्ण स्वतंत्रता हमें चाहिए। उस पर किसी भी प्रकार का, किसी का भी, सरकार के अलावा उस पर किसी भी प्रकार का, किसी का भी नियंत्रण नियमन न हो। हमें जो संरक्षण प्रदान किया जा रहा है वह संरक्षण के अधीन हमारे साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। भेदभाव के खिलाफ हमें संरक्षण चाहिए, बहिष्कार के खिलाफ हमें संरक्षण चाहिए, क्योंकि भेदभाव से हम दासता का अनुभव करते हैं। इस दासता से मुक्ति के लिए हमें संरक्षण की आवश्यकता है। भेदभाव के खिलाफ संरक्षण चाहिए। विधानमंडलों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व चाहिए। विधानमंडलों में, बार बार कह रहे हैं माननीय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर, सरकारी नौकरियों में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व चाहिए। सरकारी नौकरियों में भी पर्याप्त, और यदि वहाँ की सरकार, स्थानीय सरकार, प्रांतीय सरकार हमारे अधिकारों के प्रति भेदभाव का व्यवहार करती हैं तो केंद्र को अपील करने का अधिकार भी हमें चाहिए। रिड्रेसल कहते हैं इसको, रिलीफ कहते हैं, वो भी हमें चाहिए। और मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व चाहिए।
अन्यथा हमारे विधानमंडल में प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या होगा? निर्वाचित प्रतिनिधित्व। क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व क्यों? क्योंकि हम पॉलिसीज इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, क्योंकि हम पॉलिसीज बनाने में हिस्सेदारी चाहते हैं, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में नहीं। इसलिए मंत्रिमंडल में भी हमें प्रतिनिधित्व चाहते हैं। मैं अपने लोगों की ओर से ईमानदारी से बात करते हुए कहता हूँ कि मैं डोमिनियन स्टेटस और उत्तरदायी सरकार का विरोधी हूँ। ये देख रहे हैं लोग कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, सही बात कर रहा हूँ मैं। किसको उत्तरदायी सरकार? इसका जवाब जब तक नहीं मिलता तब तक मैं उत्तरदायी सरकार का विरोधी हूँ, क्योंकि यहाँ बैठे हुए मान्यवरों ने वयस्क मताधिकार का विरोध किया है। वो कहते हैं कि भारत की जनता अधिवयस्क मताधिकार के लिए सक्षम नहीं हुई है। वह विवेक से मताधिकार करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वह उत्तरदायी सरकार के लिए भी सक्षम नहीं है, अपात्र है। जब आने वाली सरकार इनके माध्यम से यह घोषित करती हैं कि जनता मताधिकार के लिए अपात्र है, जनता उत्तरदायी सरकार के लिए अपात्र है, तो मैं तो जनता हूं। मैं कौन हूं? मैं ऐसा अभिजन नहीं हूं, मैं ऐसा अरिस्टोक्रेट नहीं हूं, मैं जनता हूं। तो फिर मैं अपात्र हूं ना। मैं उत्तरदायी सरकार के लिए मैं अपात्र हूं, तो फिर ऐसी उत्तरदायी सरकार का मुझे क्या लेना देना है? मैं क्यों चाहूँगा ऐसी उत्तरदायी सरकार? और फिर मैं इन लोगों से, मान्यवर से पूछना चाहता हूँ कि किसके लिए उत्तरदायी सरकार आप मांग रहे हैं? यदि जनता अपात्र हैं वयस्क मताधिकार के लिए, यदि जनता अपात्र हैं उत्तरदायी सरकार के लिए, तो ये किसके लिए उत्तरदायी सरकार मांग रहे हैं? यदि जनता को, मेरे जैसे जनता के प्रतिनिधि को, पददलित वर्गों को यदि संविधान में स्थान नहीं मिलेगा तो ऐसे उत्तरदायी सरकार का मैं क्या करूँगा? मेरे ये मित्र वयस्क मताधिकार के प्रस्ताव पर आपत्ति करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने आपत्ति की होती तो शायद मैं समझ सकता था, परंतु ये मेरे मित्र जब वयस्क मताधिकार पर आपत्ति करते हैं तो मुझे पूछना पड़ता है कि किसके लिए उत्तरदायी सरकार, और यह सरकार क्या करनी है, और हम किसके लिए उत्तरदायी सरकार की बात करते हैं। बार बार मताधिकार का महत्व माननीय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर प्रस्तापित करते हैं, बार बार। साउथ बोरो समिति में भी किया, साइमन कमीशन में भी किया, और यहाँ पर भी कहते हैं मताधिकार का अर्थ आत्मरक्षा का अधिकार है। क्या है मताधिकार? मताधिकार आत्मरक्षा का अधिकार है। समाज में विभिन्न समुदायों में आचार विचार का समन्वय स्थापित करने के लिए यह अधिकार की जरूरत है। जिसके पास अधिकार है वो अपने अनुकूल शर्तें रखता है, और जिसके पास अधिकार नहीं वह अपने अनुकूल शर्तें नहीं रख सकता। इसलिए जिसके पास अधिकार है, मताधिकार, वो शासक बनता है, और जिसके पास अधिकार नहीं वो प्रजा बनता है, दास बनता है। हमें दास नहीं बनना है, हमें विधायक भी बनना है और विधान निर्माता भी बनना है। अन्यथा जो विधान निर्माता होंगे वह हम पर राज करेंगे। बाबा साहब एक शब्द प्रयोग करते हैं, वोटिंग राइट इज अ बर्थ राइट। मताधिकार यह जन्म सिद्ध अधिकार है, प्रत्येक को प्राप्त होना चाहिए। 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स घोषित किया, और उसमें मताधिकार जन्मसिद्ध हक है, बर्थ राइट है कहा। उसके पहले ही 1930 में माननीय डॉक्टर अम्बेडकर पददलित वर्गों के लिए मताधिकार यह जन्मसिद्ध हक है यह मानते हैं।
बड़ी ही सटीक टिप्पणी करते हैं बाबा साहब। मैं ऐसा देशभक्त नहीं हूँ बोलते, सामने वाले लोगों की तरफ उंगली कर कर ऐसा देशभक्त नहीं हूँ, मैं ऐसा राष्ट्रभक्त नहीं हूँ, इसका मुझे गर्व है। क्यों? जब अपने ही भाई बंधों पर अपने ही भाई बंध अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, उन्हें पीड़ा देते हैं, उन्हें अछूत मानते हैं, उनके साथ बर्बरता का व्यवहार करते हैं, तो इनका विवेक जागरूक नहीं होता, इनकी संवेदना जागरूक नहीं होती, पीड़ितों के साथ ये खड़े नहीं रहते और फिर भी दावा करते हैं कि ये देशभक्त हैं, फिर भी दावा करते हैं कि ये राष्ट्रभक्त हैं। ऐसा देशभक्त मैं होना नहीं चाहता, ऐसा राष्ट्रभक्त मुझे होना नहीं है, और मैं ऐसा देशभक्त नहीं हूँ, ऐसा राष्ट्रभक्त नहीं हूँ, इसका मुझे अभिमान है। और यहाँ पर पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समाप्त होती है, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समाप्त होती है, और वह तिथि थी 29 जनवरी 1931। आगे का बयान सुनिए। दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नहीं थी, गांधी नहीं थे, उन्होंने बहिष्कार डाला था कि हम नहीं आएंगे, मर्जी नहीं आए। परंतु दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने आना मान्य किया और गांधी जी को अपना प्रतिनिधि चुना। बाबा साहब उसमें व्हाट कांग्रेस एंड गांधी और डन टू अचीव्स में लिखते हैं बाबा साहब कि कांग्रेस ने गांधी जैसे अत्यंत अपात्र व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाकर कांग्रेस का ही नहीं, भारत का नुकसान किया है। यह परिषद 7 सितंबर 1931 को आरंभ हुई। उसके पहले जब गांधी ने सहभागिता का निर्णय लिया, उसके पहले माननीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सोचा कि चलो गांधी से मुलाकात की जाए और पददलित वर्गों के पॉलिटिकल राइट्स के बारे में गांधी क्या सोचते हैं यह जानने का प्रयास किया जाए। और फिर माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 18 अप्रैल 1931 को मणि भवन में मुंबई में गांधी जी से मिलने गए। उनमें जो बातचीत हुई वो इस प्रकार है। माननीय डॉक्टर आम्बेडकर आस्क्स गांधी जी's ओपिनियन ऑन पॉलिटिकल राइट्स ऑफ डिसीज। पददलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों पर गांधी जी का मत क्या है, यह माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गांधी जी से पूछते हैं। गांधी जी का जवाब है, I am totally against the political separation of the untouchables from the Hindus। वो DC भी नहीं कहते, depressed classes भी नहीं कहते। I am against the political separation of the untouchables from the Hindu। That would be absolutely suicidal। मैं पददलित वर्गों के पॉलिटिकल राइट्स के विरोध में हूँ। हिंदू धर्म से वह अलग हो यह मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि यह हिंदू धर्म के लिए मृत्यु घंटा के समान होगा। हिंदू धर्म मर जाए ऐसा मैं कभी भी नहीं चाहूँगा। बाबा साहब उठकर खड़े हो जाते हैं, बातचीत समाप्त होती है और कहते हैं, धन्यवाद गांधी जी, आपने इतने फ्रैंक ओपिनियन दिया, उसके लिए धन्यवाद। अब मेरी लड़ाई किसके साथ है और मैं युद्ध में कहाँ खड़ा हूँ ये मैं समझ गया हूँ। आने वाला समय निश्चित तौर पर मेरे लिए कठिन होगा, मगर मैं जान गया हूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। गांधी जी आए, कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और गांधी जी ने पहला भाषण दिया फेडरल स्ट्रक्चरल कमेटी में, संघीय संरचना समिति में पहला भाषण दिया। भाषण में जो कुछ दिया हो, हमारा संबंध पददलित वर्गों से है, उनके बारे में कहते हैं। वहाँ पर बम्बई में जो कहा वो कि मैं मुसलमानों को जो मांगे वो देने को तैयार हूँ, सिखों को जो चाहिए वो मिलेगा, क्रिश्चियनों को भी जो चाहिए वो मिलेगा, ठीक है, परंतु पददलितों को कोई भी पॉलिटिकल राइट्स देने का मैं विरोध करूंगा। इसके लिए मुझे अपने जान की बाजी भी लगानी पड़े
तो भी मैं इनके अधिकारों का विरोध करूँगा। हो गई वहाँ पर बात। बाद में अल्पसंख्यक समिति में बातचीत शुरू हुई और अल्पसंख्यक समिति में अल्पसंख्यकों के पॉलिटिकल राइट्स पर चर्चा चल रही थी। बाबा साहब ने तो पहले ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनको क्या चाहिए रख दिया था स्पष्टता, और यही दोहराया बाबा साहब ने, मैंने अपना निवेदन दे दिया है और उसको सप्लीमेंट्री निवेदन में जोड़ रहा हूँ। वो निवेदन आपके सामने है, इसके अतिरिक्त मुझे और कोई कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। गांधी जी अड़े रहे। पददलित वर्गों के अधिकारों पर गांधी जी का विरोध कायम रहा। सारे प्रतिनिधि को जो चाहिए मिलेगा, मगर आपसे कुछ भी नहीं। समझौता नहीं हुआ, सहमति नहीं हुई और प्रस्ताव आया कि सभा स्थगित की जाए, बैठक स्थगित की जाए। और यह प्रस्ताव आया 1 अक्टूबर 1931 को बैठक स्थगित, गांधी जी का प्रस्ताव था और प्रिंस आगा खान ने उसको सहमति व्यक्त की और उन्होंने कहा कि हम अनौपचारिक चर्चा के माध्यम से इस समस्या का समाधान ढूंढने के प्रयास करना चाहते हैं, सभा को स्थगित किया जाए। माननीय डॉक्टर अंबेडकर उठकर खड़े हो गए, मैं इस स्थगन का विरोध करता हूँ, मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर, मैंने तो अपनी बात रख दी, अब मुझे वहाँ बोलने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, मुझे बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा। इस प्रकार के अनौपचारिक वार्ता में मैं जाना नहीं चाहता। गांधी जी बड़े लाचारी से बोल रहे, बड़े दीनता से बोल रहे, बड़े नाटककार थे गांधी, बड़े दीनता से बोल रहे। भाई आपको हम रोकने वाले होते कौन हैं? आप भी आइए और आप भी अपनी बात कहिए। 8 दिन तक बातचीत चलती रही, पर्दे के आगे पर्दे के पीछे भी, बाबा साहब को छोड़कर पर्दे के पीछे। बाबा साहब से पर्दे के पीछे किसी ने बात नहीं की, परंतु गांधी मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन प्रतिनिधियों को सहमत करना चाहते थे कि भाई आप कुछ भी करके पददलित वर्गों के पॉलिटिकल राइट्स का विरोध करो, आपको जो चाहिए वह मैं देने को तैयार हूँ। ये सारी चर्चाएं पर्दे के पीछे हो रही थी। अच्छी बात है कि किसी भी अल्पसंख्यक प्रतिनिधि ने गांधी जी के विचारों के प्रति सहमति व्यक्त नहीं की। अनौपचारिक वार्ता में भी सहमति हो नहीं पाई और 8 अक्टूबर को बैठक, औपचारिक बैठक आरंभ हुई। बड़े ही विषन्न मानसिकता में गांधी जी उठकर खड़े हुए अपनी असफलता का बखान करने के लिए कि मैं असफल हो गया हूँ। 8 दिन का समय आपने दिया था, मगर मैं अपने बड़े आत्मविश्वास के साथ उन्होंने समय मांगा था। उनको लग रहा था कि शायद मैं माननीय डॉक्टर अंबेडकर जी को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, मगर अन्य लोग तो मेरे साथ आ जाएंगे ना, और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर अकेले रह जाएंगे। अकेले क्या कर सकते हैं? अति आत्मविश्वास ने उनको धोखा दिया और इसीलिए बड़ी खिन्नता से कहने लग गए कि मैं महोदय, मैं असफल हुआ हूँ, आपने समय दिया उसका धन्यवाद, समय व्यर्थ गया ऐसा मुझे लगता है। परंतु गांधी गांधी है, यहाँ चुप बैठे, ऐसा कैसे हो सकता है? दावा कर रहे थे वो कि मैं अखिल भारत का प्रतिनिधि हूँ, कांग्रेस का प्रतिनिधि हूँ, चुप कैसे नहीं? उन्होंने कहा कि मैं एक अकेला ऐसा प्रतिनिधि हूँ जो कांग्रेस का प्रतिनिधि हो, और कांग्रेस भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं, भारत के जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए मैं अकेला जनता का प्रतिनिधि हूँ। बाकी ये सब लोग जो है यह जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं। इनको तो ब्रिटिश सरकार ने बुलाया है, तो सरकार के प्रतिनिधि है। कितना बड़ा आक्षेप है, कितना बड़ा आक्षेप है, कितनी बड़ी बात कह दी गांधी ने। मैं तो जनता का प्रतिनिधि हूँ, मगर ये तो ब्रिटिशों के प्रतिनिधि है, ऐसा आरोप किया। बाबा साहब कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? बाबा साहब उठकर खड़े हो गए और उसी समय मैं याद दिलवाऊंगा, मुझे याद आ रहे हैं माननीय दिवंगत श्री एल एन हरदास, जिन्होंने
जिन्होंने अभियान चलाया था। क्या अभियान चलाया था? टेलीग्राम भेजो। लंदन टेलीग्राम भेजो कि गांधी हमारा नेता नहीं, डॉक्टर अंबेडकर हमारा नेता है। ध्यान रहे, खाने के लिए नहीं है घर पर, परंतु टेलीग्राम भेज रहे हैं। टेलीग्राम की कॉस्ट क्या होगी? हजारों टेलीग्राम गए, अंबेडकर हमारे नेता हैं। और उस टेलीग्राम को लेकर बाबा साहब खड़े हो गए। गांधी किसका प्रतिनिधित्व करते मैं नहीं जानता, मगर मैं अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। ये टेलीग्राम देख लीजिए, आए हुए मेरे लोगों ने भेजे हुए हैं। और मिस्टर गांधी, मैं कहना चाहूँगा कि मैं अपने लोगों का प्रतिनिधि हूँ, इसके लिए मुझे किसी के भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। मैं पूरी तरह से अपने समुदाय का प्रतिनिधि हो, इसमें किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। लोगों को अलग अलग भ्रम होते हैं अपने बारे में, अपने प्रति। मैं किसी भ्रम में नहीं हूँ और किसी और ने भी इस प्रकार के भ्रम में नहीं रहना चाहिए। इस संबंध में गांधी का बयान दिया गया है। गांधी जी कहते हैं, यहाँ मैं सिर्फ कांग्रेस की ओर से नहीं बल्कि अपनी ओर से भी बोल रहा हूँ। बड़ा अहम था गांधी में, मैं अपनी ओर से भी बोल रहा हूँ। और मेरा दावा है कि अगर अस्पृश्यों का मत लिया जाएगा तब उनके सबसे ज़्यादा मत मेरे पक्ष में होंगे। गांधी का दावा है। और मैं देश के एक कोने से दूसरे कोने तक यह बताने का काम करूंगा कि अस्पृश्यता के कलंक को पृथक निर्वाचन पद्धति, पृथक आरक्षण से दूर नहीं किया जा सकता। उनके लिए नहीं बल्कि कट्टर हिंदुओं के लिए यह शर्म की बात हुई। कट्टर हिंदू और अस्पृश्यता निवारण की बात गांधी कर रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हैं गांधी जी? अस्पृश्यों को नहीं, पददलितों को नहीं, कॉन्फ्रेंस को नहीं, वह अपने आप को धोखा दे रहे हैं, कांग्रेस को धोखा दे रहे हैं और भारत के लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। गांधी कहते हैं, मुझे सारे दुनिया का स्वामित्व दिया जाए, फिर भी मैं पददलितों के पॉलिटिकल राइट्स को मान्यता नहीं दूंगा। गांधी जी धमकी दे रहे हैं कि ब्रिटिश शासन यदि इनको पॉलिटिकल राइट्स देता है तो मैं आमरण अनशन कर सकता हूँ। धमकी दे रहे हैं एडवांस में। बड़ी ओछी बात कही है गांधी जी ने। आगे की बात, क्या बात कही है? यदि पददलित इस्लाम धर्म का स्वीकार करते हैं, ईसाई धर्म का स्वीकार करते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, परंतु हिंदू धर्म में वो रहते हैं तो उनके पॉलिटिकल राइट्स को मैं मान्यता नहीं दूं। कितनी ऊंची बात है। आज का हिंदू और तब का भी हिंदू धर्म परिवर्तन का विरोधी था, मगर गांधी धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। जाओ, जाना है तो मुसलमान बनो, जाओ जाना है तो क्रिश्चियन बनो, यहाँ रहना है तो अछूत बनकर रहना पड़ेगा। गांधी जी कह रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि अछूत इसको मान लेंगे, पददलित लोग इसको मान लेंगे। और आखिर में गांधी कहते हैं, इसलिए मैं अपने पूरे जोर के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर इसके लिए मुझे संघर्ष करना पड़े, इसका मुझे विरोध करना पड़े, तो मैं सारी जिंदगी इसके लिए संघर्ष करूंगा, परंतु मेरे जीते जी पददलित वर्गों को पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलने दूंगा। यहाँ दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समाप्त होती है, दिनांक 5 दिसंबर 1931 को समाप्त होती है। युद्ध समाप्त नहीं हुआ, युद्ध भी बाकी है। अगले व्याख्यान के लिए अगले व्याख्यान में हम बात करेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाम जॉइंट इलेक्टोरेट्स और रिजर्व सीट्स, या अंबेडकर बनाम गांधी।
परंतु यहाँ मेरा वक्तव्य समाप्त नहीं हुआ। मैं कुछ और थोड़ी सी बात आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। बाबा साहब का काम समाप्त नहीं हुआ था। मैंने आपको शुरू में बताया था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस औपनिवेशिक भारत का संविधान निर्माण करने के लिए बुलाई गई थी और इसलिए आगे भी काम चलता रहा। बाबा साहब आम्बेडकर एक ऐसे प्रतिनिधि थे जिनको ब्रिटिश शासन ने कहा कि यह संविधान निर्माण में आपके योगदान की आवश्यकता है। कब कहा? 1931 में कहा कि इस संविधान के निर्माण में आपके योगदान की आवश्यकता है। संविधान का काम पूरा नहीं हुआ अभी आपके, और इसीलिए 3 समितियों में माननीय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर को सदस्य लिया गया। उसमें से एक समिति थी इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी, भारतीय मताधिकार समिति, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड लुथियन। दूसरी समिति पहली समिति जो 27/12/1931 को स्थापित की गई थी, दूसरी समिति थी जो 27/12/1932 को स्थापित की गई, जिसको थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। चर्चा नहीं हुई, प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया, समिति ने ही अपना काम किया और अपने अपने सिफारिशें साधी। इस समय एक कम्युनल सेफगार्ड कमेटी बनाई गई थी 17/12/32 को, जिसमें डॉक्टर आम्बेडकर सदस्य थे, और जॉइंट सिलेक्ट कमेटी भी थी जिसमें डॉक्टर आम्बेडकर सदस्य थे। ध्यान रहे 1935 में जो कानून बना, भारत सरकार कानून, वह इसकी उपज है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की उपज है, और उसके योग निर्माण में आम्बेडकर, ये है पूत के पांव पालने में दिखते हैं। भावी संविधान निर्माता का निर्माण यहाँ हो रहा था। यहाँ उन्होंने सिद्ध किया कि मैं दुनिया के संविधानों का ज्ञाता हूँ, मुझे संविधानों का ज्ञान है। और ब्रिटेन जैसा देश जो डेमोक्रेसी की मदर कहा जाता है, मदर ऑफ द डेमोक्रेसी कहा जाता है, संविधान की मदर कहा जाता है, वो देश माननीय डॉक्टर आम्बेडकर से कहता है कि भारत के औपनिवेश का संविधान निर्माण करने में आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और फिर एक समिति थी जिसमें भी माननीय डॉक्टर आम्बेडकर सदस्य थे, उसका नाम था भारतीय संवैधानिक सुधार समिति, और इसके समक्ष मान्यवरों की साक्षी ली गई। इस समिति के सदस्य डॉक्टर आम्बेडकर थे, और डॉक्टर आम्बेडकर ने किन किन की साक्ष्य ली, उनके सामने कौन कौन उपस्थित हुए, उस मान्यवरों की सूची मैं सिर्फ आपको पढ़कर बताऊंगा। साक्षी में क्या कहा गया है उसका हमारे दलित वर्गों के पॉलिटिकल राइट से बहुत अधिक संबंध नहीं है, इसलिए मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा। सबसे पहला नाम ऊपर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जिन्होंने भी संविधान सभा डिबेट्स पढ़े होंगे उनको याद होगा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यह भारतीय संविधान सभा में सबसे ज्येष्ठ सदस्य थे, और पहला अध्यक्ष उन्हें चुना गया था प्रोटेम स्पीकर, सबको शपथ विधि करने के लिए और अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए, और जिन्होंने राजेंद्र प्रसाद का अध्यक्ष करके चुनाव किया, वह भी माननीय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर समक्ष उपस्थित हुए साक्षी के लिए। राजकुमारी अमृत कौर, पुनः समझौते के बाद डॉक्टर मुंजे, गणेश आकाजी गवई साक्षी के लिए हिंदू महासभा की ओर से मेयर खड़े हो गए, मेहरचंद खन्ना, भाई परमानंद, और ब्रिटिश संसद के सदस्य भी उनके सामने उपस्थित हुए। 2 नाम बहुत प्रमुख है, सर विंस्टन चर्चिल बाबा साहब के सामने बैठे हैं और बाबा साहब उनकी साक्ष्य ले रहे। पढ़िए यार, आपके लिए सारा साहित्य उपलब्ध है, हिंदी अंग्रेजी में उपलब्ध है, आप जरूर पढ़िए। और भारत मंत्री सर सैमुअल होवर, भारत मंत्री मतलब क्या? भारत सरकार जो है, भारत में जो सरकार है वायसराय के साथ, उनका प्रमुख, वायसराय की चयन करने वाला उनका प्रमुख सैमुअल होवर भारत मंत्री कहलाता है। स्टेट सेक्रेटरी
सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वह भी उनके समक्ष साक्षी के लिए उपस्थित हुए और उन्होंने एक सटीक टिप्पणी की, वो मैं आपको बताऊंगा। टिप्पणी यह है कि डॉक्टर आम्बेडकर्स वेरी एक्यूट माइंड हैज़ डिस्कवर्ड ए गैप इन ए वाइट पेपर दैट इज सो। वाइट पेपर प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया? सर सैमुअल होर ने। कौन है यह? सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये कहते हैं कि मैंने जो वाइट पेपर प्रस्तुत किया उसमें माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक गलती ढूंढ निकाली। ये उनकी तीक्ष्ण बुद्धि का प्रतीक है। यह है विद्वत्ता, और यह विद्वत्ता का आदर, और यह विद्वत्ता को मान्यता। उस व्यक्ति को, इतने बड़े राजनीतिक को, माननीय डॉक्टर आम्बेडकर की विद्वत्ता को स्वीकार करते हुए किसी प्रकार का संकोच नहीं हुआ। पूत के पाँव पालने में दिखते हैं। बड़ा अहम रोल रहा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का माननीय डॉक्टर आम्बेडकर को संविधान निर्माता बनाने में। किसी की मेहरबानी नहीं, यह जो बोते गए माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साउथ बोरो समिति के माध्यम से जो बीज बोए, राउंड टेबल साइमन कमीशन के माध्यम से जो बीज बोए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उसका पौधा तैयार हुआ और आगे चलकर 1946 में वृक्ष बना। और डॉक्टर आम्बेडकर क्लेम करने की स्थिति में आ गए कि हाँ, आई एम ए क्लेमेंट टू बी ए आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह हम सफ़र देख रहे हैं। सफ़र के तीसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं। अगला व्याख्यान होगा, मैंने कहा अगला व्याख्यान होगा रविवार दिनांक 22 नवंबर। रविवार दिनांक 22 नवंबर को रात्रि 8:30 बजे विषय होगा सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाम जॉइंट इलेक्टोरेट्स और रिजर्व सीट्स या आम्बेडकर बनाम गांधी। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, साधुवाद, मंगल कामना।